चलिए बच्चों, एक बार सभी को नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल, कक्षा 12वीं की क्लास। तो बेटा, हमारा जो चैप्टर चल रहा था प्रायिकता हम पढ़ रहे थे, और प्रायिकता में हमारे पास लास्ट टॉपिक बाकी है। लास्ट टॉपिक को करने के पहले मैं आपको पहले याद दिलाना चाहूँगा कि हमने आखिरी क्लास में क्या किया है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले मैं डिस्कस करूँगा कि हमने आखिरी क्लास में क्या किया है, ठीक है ना। तो बच्चों, आखिरी क्लास में हमने क्या किया है मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आखिरी क्लास में हमने पढ़ी थी कुल प्रायिकता की प्रमेय। कुल प्रायिकता प्रमेय। और ये कुल प्रायिकता प्रमेय क्या थी, आपको कुल प्रायिकता प्रमेय का हमने सूत्र भी बताया था। और कुल प्रायिकता की जो प्रमेय थी, इसका सूत्र क्या हुआ करता था। तो यदि कोई घटना ए है, ए हो रही है ना, और इस घटना ए के संपूर्ण होने में कुछ अन्य घटनाओं का भाग है, ये E1, ये E2, ये E3, ऐसा कुछ मैंने डायग्राम बनाया था, आप लोग को याद होगा। तो बेटा, ये घटना हो रही है और अपनी जो मेन घटना है बेटा वो ये है, ये ए है ना। और इसके अंदर अलग अलग कुछ कंपोनेंट घटनाएं हैं, ये है। तो जैसे, तो कुल प्रायिकता क्या होगी, E1 प्रोबेबिलिटी E1 इंटू पी, E1 के ऊपर ए घटित होने की प्रायिकता, प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इंटू पी, E2 के ऊपर ए घटित होने की प्रायिकता। ऐसे अगर बेटा n घटनाएं हैं तो प्रोबेबिलिटी En इंटू पी, En के ऊपर ए घटित होने की प्रायिकता। तो ये बेटा कुल प्रायिकता हमारे पास निकल करके आती है बच्चों, ये कुल प्रायिकता होती है। अब इसके बाद एक और नई चीज़ आती है बच्चों, बेस थ्योरम। तो यहाँ पर क्या था, मैंने आपको क्रिकेट की एग्जांपल से समझाया था कि अलग अलग खिलाड़ी अगर अलग अलग रन बना रहे हैं तो भारत के मैच जीतने की प्रायिकता, ये भारत का मैच जीतना ए है। अब दूसरे तरीके से इसको समझिए। अब अगला जो कंसेप्ट है हमारा वो है रिवर्स प्रोबेबिलिटी अप्रोच। रिवर्स प्रोबेबिलिटी अप्रोच। बच्चों, आपको पता है कि बादल आते हैं तो बारिश होती है, मतलब पहले नीचे है बादल और ऊपर है क्या, बारिश। तो ये बात सही लगती है कि अगर बादल आ चुके हैं तो बारिश होने की संभावना क्या होगी। बारिश हो भी सकती है, बारिश नहीं भी हो सकती है। अगर बादल आ चुके हैं तो बारिश होने की प्रायिकता एक बात है। अब उल्टा सोचें जरा, अगर मैं कहूँ कि यदि बारिश हो चुकी है तो बादल होने की संभावना क्या रही होगी। वैसे ये प्रोबेबिलिटी 100% है, यानी इसका उत्तर एक आएगा। क्योंकि अगर बारिश हुई है तो बादल तो रहे ही होंगे, क्योंकि बिना बादल के बारिश नहीं हो सकती। तो इसकी संभावना कितनी होगी, एक। ठीक है। तो आपको अब ऐसे ही देखो, अब यहाँ पर ये देखिए, एक घटना E1 है तो प्रोबेबिलिटी E1 के ऊपर एक खिलाड़ी ने सेंचुरी लगाई तो शतक लगने के ऊपर भारत के जीतने की संभावना, ये समझ में आती है। बट आपसे कोई कहे कि भारत जीत चुका है तो फला खिलाड़ी के सेंचुरी लगाने की संभावना क्या होगी, है ना। क्या समझ में आ रहा आपको, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पर आपसे उल्टा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है ना। थैले में से गेंद निकालना ठीक बात है। जैसे आपने थैले में से, मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी करा आपको कि अगर आपके पास कोई थैला दिया है, दो थैले दिए हुए हैं ना, दो थैले दिए हुए हैं, ये दो थैले दिए गए, इसके अंदर भी कुछ ब्लैक बॉल हैं, कुछ वाइट बॉल हैं, इसके अंदर भी कुछ ब्लैक बॉल हैं, इसके अंदर भी क्या है, वाइट बॉल है। ये थैला जो है, इस थैला जो है इसे आप मान लीजिए L1 और इसे मान लें कितना, L2, ठीक है ना। तो आप L1 का चुनाव करेंगे पहले, उसके अंदर में से ब्लैक गेंद निकालेंगे। तो ये बात समझ में आती है कि थैले में से आपने गेंद निकाली। बट मैं यदि कहूँ कि एक काली गेंद निकाली गई है, एक ब्लैक गेंद निकाली गई है, उसके थैले L1 में से निकाले जाने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। मतलब गेंद को पहले देख रहे हो, थैले को बाद में देख रहे हो। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में आप क्या लगाएंगे, बेस प्रमेय। क्या लगाएंगे बेटा, बेस प्रमेय। समझ में आ गया। तो जब भी आपको रिवर्स प्रोबेबिलिटी या उल्टा प्रोबेबिलिटी आपको सॉल्व करना हो तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, बेस प्रमेय। चलिए आइए, तो बेस प्रमेय के सवाल को हल करते हैं। किस तरीके से हम बेस थ्योरम हल करेंगे, आइए देखते हैं। एक सवाल ही सीधे सीधे हम आपके सामने लेते हैं। ये देखिए, थैले वाला सवाल है। दो थैले 1 और 2 दिए गए हैं।
थैले एक में लाल गेंद और 4 काली गेंदें हैं। देखिए तो इसका डायग्राम हम साथ ही साथ आपको बना लेते हैं, आपको समझा देते हैं। तो भाई 2 थैले यहां पर आपने ले लिए हैं, 1 और 2। चलिए अब क्वेश्चन हमारे सामने है। तो 2 थैले 1 और 2 हमको दे दिए गए हैं। ये मान लीजिए बेटा ये थैला नंबर 1 है, यहाँ पे थैला नंबर 1 और ये थैला नंबर 2। ये 2 बैग बने हुए हैं। एक में 3 लाल गेंद और 4 काली गेंदें हैं। बेटा यहाँ पर 3 रेड हैं और 4 जो हैं वो ब्लैक हैं। ओके, 4 ब्लैक बॉल हैं। जबकि दूसरे थैले में 5 लाल गेंदें हैं। बेटा यहाँ पे 5 रेड हैं और 6 ब्लैक बॉल हैं। यहाँ पे 6 ब्लैक बॉल हैं। आपको कह रहा किसी थैले में से यदृच्छाया मतलब बिना सोचे समझे एक गेंद निकाली गई है जो एक लाल रंग की है। बहुत बढ़िया बात। मतलब बेटा इन थैलों में से बिना सोचे समझे एक गेंद निकाली गई। हो सकता हो पहले थैले में से निकले या दूसरे में से निकले, मगर जो गेंद निकाली गई वो किस कलर की है? रेड कलर की है। बताइए क्या प्रायिकता है कि यह गेंद थैले 2 में से निकाली गई है? देख रहे हैं आप, अगर निकाली गई गेंद रेड है, निकाली गई गेंद रेड है, तो बताइए क्या प्रायिकता है कि वो बैग 2 में से खींची गई होगी? समझ गए? तो पहले रेड दे रहा है और ऊपर बैग, मतलब गेंद में से रेड थैला मांग रहा है। होता क्या है, थैले में से गेंद मांगो भाई। अब यहाँ क्या हो रहा है, गेंद में से थैला मांग रहा है। तो पहले तो आपको फॉर्मूला मुझे इसका बताना चाहिए कि बेटा इसका फॉर्मूला कैसे यूज होता है। ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं? तो देखिए, तो अगर आपके पास में प्रायिकता निकाली जा रही है, अगर घटना ए घटित हो चुकी है तो किसी घटना E1 के, E2 के, E3 के या पर्टिकुलरली EN के घटित होने की प्रायिकता क्या रही होगी? बेटा आपको मैंने पढ़ाया प्रतिबंधी प्रायिकता का फॉर्मूला है ना। इसे आप EI मान लो। I मतलब कोई पर्टिकुलर घटना, I ले लो, है ना। यस, तो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया बेटा। क्या पढ़ाया? PEI इंटरसेक्शन A, दोनों का इंटरसेक्शन एंड डिवाइडेड बाई PA, यानी कि कुल प्रायिकता। राइट। अब बेटा ऊपर तो PEI इंटरसेक्शन A कर दीजिए और नीचे कुल प्रायिकता के केसेस आपको पता हैं। पहले E1 का घटित होगा और फिर E1 के ऊपर कौन घटित होगा? A घटित होगा। अभी हमने आपको कुल प्रायिकता का फॉर्मूला पढ़ाया, ये देखिए। तो यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे पुट कर देना है, प्लस PE2 इंटू PA ऑब्लिक में कितना? E2 प्लस PE3 इंटू PA ऑब्लिक में E3 प्लस डॉट 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 PEN इंटू PA ऑब्लिक में कितना? EN। ये हो गया। अब बेटा यहाँ पर आपने पूरा पुट कर दिया। ऊपर वाला अब आपको फॉर्मूला पुट करना। अच्छा, तो बीच में यहाँ पर EI वाला भी होगा, है ना। यहाँ पर कहीं पर PEI भी बैठा होगा। यदि मैं लिख देता हूँ आपके लिए, तो PEI इंटू PA अपॉन में कितना? EI। राइट। अब आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाई थी प्रायिकता, तो PA इंटरसेक्शन B कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने बताया था कि पहले P एक को घटित हो जाने दो और मल्टीप्लाई करके P नीचे क्या होगा? EI और ऊपर कितना हो जाएगा? A। मतलब ये वाला पार्ट जो है आपको यहाँ पर लिख देना है इंटरसेक्शन की जगह। क्यों? क्योंकि आपको इंटरसेक्शन का फॉर्मूला आता है ना, PA इंटरसेक्शन B। तो पहले P अगर A घटित हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी A के ऊपर कौन घटित होगा? B घटित होगा। और यहाँ पर पूरा का पूरा यही पार्ट आपको लिख देना है। राइट। तो ये आपका बन गया बेस थ्योरम का फॉर्मूला। ये आ गया क्या आपके पास में? अगर A घटित हो चुका है तो किसी पर्टिकुलर घटना EI के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? क्लियर है? चलिए अब इस सवाल से देखते हैं। तो ये सवाल हमारे पास जो था ये था। तो कह रहा है कि बताइए यह गेंद थैले 2 में से निकाले जाने की प्रायिकता क्या रही होगी? आइए सॉल्व करते हैं बेटा इसको। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर फंडामेंटल प्रोबेबिलिटी बना लेता हूँ बेटा। P बेटा बैग 1 में से अगर निकालोगे तो प्रायिकता कितनी होगी? 1/2, क्योंकि 2 बैग हैं। तो 2 बैग में से किसी एक बैग का चुनाव की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। और प्रोबेबिलिटी बैग 2 बेटा दूसरे बैग में से निकाले जाने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। 2 बैग हो गए, बैग 1 बैग 2। अब देखिए, अब अगर बैग 1 में से आप रेड बॉल निकालते तो प्रायिकता क्या होगी? तो भैया बैग 1 में कितनी रेड बॉल है? 3।
तो आपके पास कितनी रेड बॉल की चॉइस हो गई, 3 चॉइस आउट ऑफ 7 चॉइस। तो बेटा ये कितना बनेगा, 3/7। अगर आप रेड बॉल बैग 2 में से निकालते बेटा तो प्रायिकता क्या होती, तो प्रायिकता होती 5/6 5 11 यानी 5/11, राइट। सब चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ये P बैग 2 ऑब्लिक R। तो नीचे क्या आएगा बेटा, PR, और ऊपर क्या आएगा, P बैग 2 इंटरसेक्शन R। इसे सॉल्व करते हैं तो R यानी कि रेड बॉल खींचने की प्रायिकता हर हाल में, कुल प्रायिकता लिखिए। तो यदि मान लीजिए पहले बैग 1 का चुनाव होता तो फिर बैग 1 में से R खींची जाती, फिर बैग 2 का चुनाव होता, फिर बैग 2 में से R खींची जाती, राइट, में से R खींची जाती। ऊपर कौन सी वाली लाइन लिखनी, बैग 2, तो बेटा ये वाला पॉइंट फिर से ऊपर लिख दो, P बैग 2 मल्टीप्लाई बाई P R ऑब्लिक बैग 2। ठीक है, चलिए अब पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। देखिए P बैग 2 इंटू पी आर ऑब्लिक बैग 2, तो बेटा बैग 2 की प्रायिकता कितनी है, 1/2, ऊपर कितना है 1/2, एंड R बाई बैग 2 ये देखिए 5/11, ऊपर आ गया 5/11, होल डिवाइडेड बाई बेटा ये रख दो 1/2 इंटू 3/7 प्लस 1/2 इंटू 5/11। बेटा 1/2 ऊपर भी है नीचे भी है तो कॉमन ले लेकर के कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 ऊपर से भी कैंसिल हो गया, कुल मिला के नीचे क्या गया 5/11 ये बैठ गया, और इधर 3/7 प्लस 5/11। इसे हल कर लीजिए, जो उत्तर होगा यही आपकी प्रायिकता होगी। ठीक है बच्चों, तो ये आप इसको हल कर लीजिए। अब आइए देखते हैं इसको हल कैसे करते हैं। ये देखिए, ओके, ये यहाँ पर कौन सा पार्ट कर दिया भाई साहब ने, और वाला कर दिया है ना, चलिए कोई बात नहीं। तो ये आपका जो हो गया प्रायिकता का, इसको चलिए हल भी कर देता हूँ मैं आपके लिए पूरे तरीके से। यदि आपको इसको एलसीएम लेना है, बस एलसीएम ही लेना है, तो 5/11 3/7 और 5/11, तो बेटा देखो ऊपर तो 5/11 ही बनेगा, नीचे 11 और 7 का एलसीएम कितना आएगा बेटा 77। ठीक है, चलो 77 में 7 का भाग गया 11 बज गया, 11 3 33, और 11 का भाग गया 7, इधर में 11 3 33, और इधर 77 में 11 का भाग 77 में 11 का भाग गया 7 5 35। ओके राइट, तो ऊपर बन गया बेटा 5/11 और नीचे बन गया 35 और 33, 5 3 8 3 3 6 68/77। ठीक है, अब इसको पलटी मार के लिख लीजिए, तो ऊपर 5/11 और नीचे इधर 77 बटे कितना 68, तो 11 से भाई साहब ये गया कितने बार 7 बार, तो आंसर आ गया 35/68। इसकी प्रायिकता होगी 35/68। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका बेस थ्योरम का सवाल खत्म। तो इसी कंसेप्ट पर बच्चों आप बेस थ्योरम का कोई भी सवाल कर सकते हैं, बस फार्मूला आप याद रखिएगा। ये फार्मूला अगर आपके पास में कोई आपके पास में इस तरीके की घटनाएं दी गई हैं, है ना, कोई पर्टिकुलर घटना EI है तो ऊपर EI डॉट PEI नीचे रहेगा, ए ऊपर रहेगा, और नीचे जितने भी यहाँ पर संभव कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं इनको आपको हल करना है ना। आपके न्यूमेरिकल में ज़्यादा से ज़्यादा 4 के आएंगे, अधिकतम 4 के आएंगे, वैसे किस्मत रही तो 2 तक में ही हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 2 ही बन रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर 2 ही बन रहे हैं, डन। चलिए प्रायिकता का एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो कह रहा है 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाले गए हैं। बहुत बढ़िया, मतलब पहले किंग 1, इसके बाद किंग 2 और इसके बाद किंग 3। पहले 2 पत्तों में बादशाह और तीसरे का इक्का होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब पहले 2 पत्तों में बादशाह, मैं गलती बोल गया, 3 पत्ते निकाले थे, मैंने किंग बोल दिया बेटा, किंग नहीं 3 पत्ते, कार्ड 1 कार्ड 2 कार्ड 3, तो इसको कार्ड 1 कार्ड 2 कार्ड 3 लगातार खींचे गए हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि पहले 2 पत्ते में किंग, तो किंग 1 किंग 2 और लास्ट में क्या है तीसरे में इक्का, यानी एक एस होने की प्रायिकता क्या होगी आपको निकालना है। तो बेटा प्रतिबंधी प्रायिकता का क्वेश्चन है, प्रतिबंधी प्रायिकता का क्वेश्चन है, और 3 घटनाएं लगातार हो रही हैं, मतलब P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, राइट। तो आपको पता है यहाँ पे लिख सकता हूँ P किंग 1 इंटरसेक्शन किंग 2 इंटरसेक्शन किंग 3। तो सबसे पहले किसकी निकलेगी, P किंग 1 की निकलेगी, और फिर P किंग 1 के खिंचने के बाद किसकी निकलेगी, किंग 2 की, और फिर P किंग 1 और किंग 2 खिंच चुके हैं तो किसकी निकलेगी, इक्का होने की, एस होने की, राइट, मतलब 2 राजा निकल चुके हैं
तो अब एस होने की प्रायिकता निकलेगी। चलिए तो बातों बातों में यहीं पर मैं हल कर देता हूँ बेटा इसको। सबसे पहले एक किंग होने की प्रायिकता, बेटा टोटल किंग कितने होते हैं 4, तो बेटा 4c1 आउट ऑफ 52c1, तो पहला तो 4/51 आ जाएगा। अब बेटा फिर से किंग निकाल रहे हो, एक किंग आपने खींच लिया और बिना प्रतिस्थापन के, मतलब आपने उसमें जेब में भी नहीं डाला, उसको अपने जेब में डाल लिया, मतलब वापस नहीं करा है। तो अब नए किंग कितने बच गए बेटा, 3 किंग बच गए, तो 3c1 और नीचे कितना आएगा बेटा 51c1, बिकॉज दो पत्ते कम हो गए, राइट। अगले जो भी पत्ता खींचा जाएगा बेटा वो किंग 1 और किंग 2 खींचने के बाद टोटल कितने पत्ते बचे, 50, तो यहाँ पर आएगा बेटा 50c1 और ऊपर इक्के, तो इक्के की कितनी चॉइस है आपके पास, 4 चॉइस, तो 4c1, तो बेटा आंसर कितना आया 4c1 कितना होगा बेटा 4 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 51 इंटू कितना 50, तो यही बेसिक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि इसको टॉपर ने कैसे किया है अपनी कॉपी में। देखिए तो सबसे पहले लिखने का तरीका, सैंपल स्पेस, बेटा कुल आउटकम कितने हैं अपने पास में, कुल आउटकम 12 हैं, मतलब प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या कितनी है 52, 12 नहीं 52 हो गए। अब मान लीजिए इसने जो किंग 1 का नाम दे दिया है E1 दे दिया घटना का, किंग 2 का नाम दे दिया है क्या E2, और इक्का निकलने का नाम दे दिया है F, क्या नाम दे दिया है F दे दिया है, अच्छी बात है। तो सबसे पहले किंग 1 के फेवर में कितने केसेस हैं 4, क्योंकि 4 किंग होते हैं। तो बेटा मैंने तो और अच्छे से करके बताया आपको 4c1, इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया, खैर कोई गलती नहीं है क्योंकि c1 में कोई इंपैक्ट पड़ता नहीं है, तो 4/52 पहला आ गया। अब देखिए आफ्टर रिप्लेसिंग 1 कार्ड, है ना, आफ्टर रिप्लेसिंग 1 कार्ड, देखिए रिप्लेस नहीं किया गया है, विदाउट रिप्लेस है, यहाँ पर आफ्टर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए विदाउट, बिना प्रतिस्थापित किए। भाई ये तो हो जाएगा प्रतिस्थापित करें, अगर आप प्रतिस्थापित कर दोगे तो वो तो फिर से 52 पत्ते ही हो जाएंगे भाई साहब, तो यहाँ पे आएगा विदाउट रिप्लेसिंग 1 कार्ड। अब नंबर ऑफ किंग कितने बचे हैं बेटा 3, और कार्ड कितने बचे हैं बेटा 51, तो नई वाली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकेंड कार्ड ऑफ किंग, यानी दूसरे राजा को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी 3/51। चलिए तीसरे पे जाइए, अब एन ऑफ एफ, तीसरा काम, कितने इक्के हैं 4 इक्के, और कुल पत्ते कितने बचे हैं 50, तो प्रायिकता क्या होगी 4/50। अब कुल प्रायिकता आपको 3 हिस्सों में निकालनी थी, तो चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड कार्ड ऑफ किंग, मतलब पहले 2 पत्ते राजा के हों, एंड लगा है मतलब मल्टीप्लाई, थर्ड कार्ड ऑफ एस, ये देखिए तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जब काम स्टेप स्टेप में होता है तो क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई। तो आंसर आ गया 2/5 25525, दिस इज योर आंसर।